तो नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको बहुत वेलकम करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और आलमी सतह पे अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर की आगाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन हैं जो कि हर साल छाती के कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं, क्योंकि वो अर्ली डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि उनकी बॉडी में ये कैंसर स्प्रेड हो चुका है और फिर वन दे रियलाइज इट्स टू लेट फॉर देम। तो इसीलिए आज के इस शो में हम एक नहीं बल्कि दो डॉक्टर से बात करेंगे जो हमें छाती के कैंसर के बारे में आगाही देंगे। और लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से ऑन दिस। अस्सलाम वालेकुम। सो वी हैव डॉक्टर नाजिया एंड डॉक्टर नुसरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाजिया लोधी है। मैं इंडस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ, जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुसरत इरफान मलिक है और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन विमेन इमेजिंग और मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड और जो भी चीज़ें रेडियोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको मैं देखती हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर नाजिया, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेस्ट कैंसर और इसका सबसे कॉमन टाइप क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन्स। लाइक अदर कैंसर्स में सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर ही होता है फीमेल्स में। और हाउ कॉमन इट इज, इट्स लाइक 1 in 8 फीमेल हैज अ ब्रेस्ट कैंसर। जैसे मेल्स में इसका रेशियो फिर भी कम है, 1 in 1000, यानी थाउजेंड्स मेंस में सिर्फ एक को कैंसर हो सकता है, मगर फीमेल्स में 8 या 9 फीमेल्स में से एक को जरूर कैंसर होगा, तो उसका इंसिडेंस इतना हाई हो चुका है। ठीक है, तो एज यू सेड इट्स प्रीटी कॉमन इन पाकिस्तान, और फिर भी पाकिस्तान में काफ़ी कम लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस दैट दे हैव। तो अगर आप हमें बताएं कि इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या है, ताकि एज इंडिविजुअल्स हम भी अवेयर हों कि अगर ये सब साइन जब हमें फैक्टर्स आ रहे हैं तो वी शुड गेट आवरसेल्व्स चेक। इसके अगर हम लोग कॉजेज या रिस्क फैक्टर को डिवाइड करें तो कुछ रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचुरली अल्लाह की तरफ से हैं, जिनको हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम लोग अगर लाइफ स्टाइल्स में चेंजेस लेकर आए कुछ अपनी, तो शायद उसका रिस्क कम हो जाएगा। जो अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बीइंग अ फीमेल हम अपनी जेंडर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो आपको लाइफ टाइम रिस्क रहेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और फिर सेकंड कॉज आती है जेनेटिक्स। अगर आपकी जेनेटिक्स हैं, यानी कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग अपनी ज़बान में डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं, लाइक BRCA1 BRCA2, अगर ऐसी जीन्स हैं आपके उसमें जो म्यूटेशन हो चुकी हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होना ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक के और दूसरा ये कि आपकी पर्सनल हिस्ट्री हो, लाइक कि आपकी मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, ग्रैंड मदर है, अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डबल हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये रिस्क फैक्टर है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री है होगा। दूसरा ये कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जो कि अगर हैं तो उसमें ये होता है कि रिकरेंस के या दूसरे ब्रेस्ट में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड ये कि आपको अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर हो चुका है तो नॉर्मल पॉपुलेशन से आपका रिस्क बढ़ जाता है कि आपको सेकंड ब्रेस्ट में भी कैंसर बन सकता है, डबल हो जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम खुद चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक और दूसरा ये कि हार्मोनल हिस्ट्री है आपकी, लाइक एक मेंसेस आपको अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो गए, लेस देन 12 या 30 और 10 ईयर्स में, 9 ईयर्स में अर्ली मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, या फिर लेट मेनोपॉज यानी इस मेंसेस बंद आपको लेट हुआ है 55 ईयर्स से 60 ईयर्स तक लोगों को मेंसेस कंटिन्यू। तो ये ड्यूरेशन ऑफ हार्मोन अगर आपके बढ़ गए हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो कुदरती है। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि वो रिस्क फैक्टर जो आप चेंज करो तो रिस्क शायद थोड़ा कम हो जाए। लाइक उसमें ये कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम करना शुरू कर दिए, वाटर फीड हो, ये सब चीज़ें। ब्रेस्ट फीड अगर जो फीमेल्स कराती उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम देखा गया है। तो यानी कि नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है 1.5 ईयर 2 ईयर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग का है, अगर आप कराएं तो रिस्क फैक्टर आपका कम है। दूसरा ये कि फर्स्ट बेबी आफ्टर द एज ऑफ 30 अगर है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए होता है कि अर्ली मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी ज़्यादा सही रहती है।
ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। ये तो हमारे हाथ में है, तो ये वाली चीज़ें अगर हम लोग वो कर लें तो इंसिडेंस कम हो जाता है। दूसरा ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये है कि हम लोग ना यूज़ करें बच्चे पैदा करने के लिए या रोकने के लिए, और अगर यूज़ भी करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये लाइक कि अगर 4-5 ईयर्स का आपने बीच में गैप लिया हो, हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाता है। तो ये वाले फैक्टर्स हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा, मीनोपॉज के बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं जो फीमेल्स लेती हैं, उसमें भी ये है कि मोर देन 5 ईयर्स हैं या 10 ईयर्स, तो आपका रिस्क डबल हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ये वाली चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल आपकी हाइट के लिहाज से वेट आपका उतनी ही एवरेज यानी ओवर वेट ना हो। तो अगर ओवर वेट होंगे तो उससे भी बढ़ सकता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बैठे रहते हैं स्क्रीन पे, टीवी पे, कंप्यूटर्स पे, तो ये वाले सारे रिस्क फैक्टर्स है जो बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है अल्कोहल या स्मोकिंग। ठीक है, अल्कोहल या स्मोकिंग, जो अल्कोहल तो खैर हमारे सोसाइटी में इतना नहीं है, मगर बाहर ममालिक में ज़्यादा होता है, मगर इससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन जो कि स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं लेते हैं। तो ये वाले रिस्क फैक्टर्स है जो हम अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो रिस्क कम हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, दैट वाज वेरी एक्सटेंसिव, थैंक यू। मतलब आई एम श्योर कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता है हमारे कंट्रोल में है, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अनदर थिंग दैट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइंस और सिम्टम्स अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो बहुत सी खवातीन इसलिए मतलब मर जाती हैं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ये कैंसर फैल चुका है। तो अगर इसके आप अर्ली डायग्नोसिस के हमें साइंस बता दो। अर्ली डायग्नोसिस के साइंस ये हैं कि अगर यानी कुछ चेंजेस होती हैं जो ब्रेस्ट में, अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाता है। लाइक ये कि निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, निपल से पानी या जो है मिल्की डिस्चार्ज आना, ये तो नॉर्मल चीज़ हो सकती है, कोई मेलिग्नेंसी की या कैंसर की अलामत नहीं है। मगर निपल से अगर खून आ रहा है, इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर कि आपको ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट हो गया है। दूसरी चीज़ ये स्किन जो है ब्रेस्ट की, उसमें चेंजेस आने शुरू हो गई, लाइक के जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रही है जो पहले स्किन पे नहीं थी। अगर अब आपको लगता है जैसे नसें या ब्लड वेसल्स जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हुई हैं, तो ये भी एक साइन होता है। दूसरा ये कि स्किन पे चेंजेस, लाइक जैसे ऑरेंज की स्किन होती है उस पर पिट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्किन होना शुरू हो जाए कि स्किन के ऊपर पिट्स पड़ना शुरू हो गए, तो ये भी एक अर्ली साइन है ब्रेस्ट कैंसर होने का कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है। और फिर उसके बाद सबसे सिग्निफिकेंट साइन ये है कि आपको लंप फील हो रहा है। ठीक है, लंप फील हो रहा है। दूसरा ये कि डिस्पैरिटी हो गई, थोड़ा बहुत तो फर्क दोनों ब्रेस्ट में होता ही है, मगर मेजर कोई डिफरेंस हो रहा है कि एक ब्रेस्ट ज़्यादा इनलार्ज हो गया और एक छोटा है, तो इट्स मीन के ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये वाली साइंस है। दूसरा ये कि निपल अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गया है, निपल रिट्रैक्शन शुरू हो गई है। और दूसरा, स्किन के ऊपर पकरिंग शुरू हो गई है, लाइक जैसे सलवटें पड़ जाती हैं, स्किन इस तरह की होना शुरू हो गई है, इट्स अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, जो कि अर्ली खुद हम लोग नहाते हुए, कपड़े चेंज करते हुए हम लोग खुद नोट कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में चेंज आ रहा है। और ब्रेस्ट के साथ साथ ये चीज़ें एक्जिला में भी, आर्मपिट में भी हो सकती हैं, तो ये भी चीज़ हम लोग डेली रूटीन में खुद देख सकते हैं। अगर ये चेंजेस आ रही हैं, इट्स मीन कि इट्स दीज आर द साइंस, तो हमें अर्ली किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये चेंजेस आ गए। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो, कभी कभी हम लोग ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं, मगर अगर ये चीज़ है तो यू शुड गो एंड चेक योरसेल्फ बाय एक्सपर्ट डॉक्टर। अच्छा, जैसे इन द बिगिनिंग हो गया, आपने कहा कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, राइट? तो ये सारे सिम्टम्स मर्दों के लिए भी सेम होते हैं? सेम। अच्छा, सो डॉक्टर नाज़िया, बस एक और सवाल आपसे है कि जब आपने भी लंप की बात की, लंप डिटेक्शन अगर आप खुद चाहें तो आप कर सकते हैं, तो जब एक इंसान फॉर इंस्टेंस लंप डिटेक्ट कर लिया उसने अपने आइदर वन ऑफ द ब्रेस्ट में, देन उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डॉक्टर को अर्ली चेकअप कराने चाहिए, और फिर ये कि डॉक्टर एग्जामिन करेगा, क्लिनिकली देखने से पता चल जाता है, एग्जामिनेशन से, पल्पेशन से कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, तो फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि फर्दर आपको अल्ट्रासाउंड या मेमो कराना है या बायोप्सी उसके बाद करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिर स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है कि कैसे प्रोसीड करना है। तो बाकी ये कि मेमो और अल्ट्रासाउंड कब और क्या इंडिकेशन होती है, फिर वो डॉक्टर ने नुज़रत आपको एक्सप्लेन कर दें। ओके,
ओके, सो डॉक्टर नुसरत, सिंस आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आता है, तो आप पहले सबसे पहले बताएं कि मैमो होता क्या है? मैमोग्राफी जो है बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसमें एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई भी आप एक्सरे करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे है या हाथ का एक्सरे है। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ये एक स्पेशल मशीन पर होता है। हर एक्सरे मशीन में मैमोग्राम नहीं हो सकता। मैमोग्राम की एक अलग एक स्पेशल मशीन होती है और उसमें आपको ब्रेस्ट को एक प्लेट के ऊपर रख के थोड़ा सा माइल्ड कंप्रेशन देना होता है, ताकि उससे वो ब्रेस्ट का टिश्यू जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए और जो लम्प या जो भी पैथोलॉजी हम देखना चाह रहे हैं वो उसमें क्लियरली विजिबल हो जाए। तो मैमोग्राफी के हवाले से ये एक कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से कि ये शायद बहुत पेनफुल टेस्ट है और लोग डरते हैं। इस चीज़ को हमें, इस टैबू को हमें रिमूव करने की ज़रूरत बहुत है कि ये थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, लेकिन आपको बहुत बड़ी बीमारी से ये आपने बचा सकता है अर्ली डिटेक्शन की वजह से। हाँ, इट्स बेटर देन गोइंग टू द लास्ट स्टेज। बिल्कुल। और मैमोग्राफी अगर आप 40 साल से ऊपर की उम्र की खवातीन में करते हैं तो मैमोग्राफी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें, जिसमें कि हम लम्प, जिस तरह बताया डॉक्टर नाज़िया ने कि लम्प्स नज़र आ जाते हैं, और इसी तरह से एक छोटी छोटी माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए जिन पेशेंट्स में लम्प नहीं होता, कभी कभार सिर्फ वो माइक्रो कैल्सिफिकेशंस मैमोग्राम पे डिटेक्ट होती हैं। ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा साइन है कि इस खातून में या इस पेशेंट में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अच्छा, मैमो के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैमो के डिफरेंट टाइप्स में हम दो तरह के, अगर हम जाएं प्रिवेंशन की तरफ जाएं और डायग्नोस्टिक्स की तरफ जाएं। अगर तो हम सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं तो हमें स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स करने होते हैं, और अगर पेशेंट को कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो उस सूरत में हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राम करते हैं। डायग्नोस्टिक मैमोग्राम में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें हम एक्स्ट्रा और फिल्म्स भी ले सकते हैं। अगर हमें कुछ नज़र आ रहा है तो उसमें हम मल्टीपल व्यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो स्क्रीनिंग है उसमें हर ब्रेस्ट के 2 व्यूज़ होते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है, अगर कुछ हमें नज़र आए तो फिर हम आगे फर्दर डायग्नोस्टिक मैमो की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अगर हम बिल्कुल लेमैन के में बात करें तो अल्ट्रासाउंड और मैमो को काफ़ी लोग कंफ्यूज भी करते हैं। सो हाउ एग्जैक्टली आर दे डिफरेंट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? देखिए, जो मैमोग्राम है, जैसे मैंने भी बताया आपको कि उसमें एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो रेज इस्तेमाल होती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली, और वो उनकी कोई भी लेमैन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल किसी भी तरह के नुकसानात से पाक है, जबकि मैमो एक रेडिएशन है, और रेडिएशन ऐसे ही है जैसे आपको एक बैकग्राउंड रेडिएशन आमतौर पे मिल रहा है। सूरज की शुआएं आ रही हैं, ज़मीन से रेडॉन है, उसमें से शुआएं निकल रही हैं, तो बेसिकली हम लोग सब एक्सपोज तो है रेडिएशन को। लेकिन ये रेडिएशन जो एक्सरे से मिल रही है वही रेडिएशन कुछ गुना ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी जब वही बात है कि हम फ़ायदे देखें, हमें ये चीज़ बैलेंस करनी होती है कि मैमो करने का नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है। तो अगर ये चीज़ आप वे आउट कर लें, बैलेंस कर लें कि नुकसानात से ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, तो फिर मैमो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसीलिए ये एक प्रोसीजर भी होता है, वरना अगर नुकसानात ही से होते तो आई डोंट थिंक सो द मेडिकल वर्ल्ड वुड हैव कम टुगेदर टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, एक चीज़ और जो इमेज के हवाले से है, जो मैमोग्राफी का इमेज है वो एक्सरे की तरह ही नज़र आता है, और जबकि अल्ट्रासाउंड पे उसी, और ये दोनों एक दूसरे को हम जब करते हैं तो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। मैमो अलग से उसकी इतनी वैल्यू जो हो रही होती है, अल्ट्रासाउंड उसमें एडेड वैल्यू है, यानी कि डायग्नोस्टिक्स उसके और बेहतर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चीज़ मिल रही है, कोई लीजन या लम्प मिल रहा है जो मैमोग्राम पे मिल रहा है, उसको जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें पता चलता है कि क्या वो एक सॉलिड लीजन है या वो एक कोई सिस्टिक लीजन है, और उसकी वजह से डायग्नोसिस में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जो सॉलिड लीजन्स हैं यूजुअली वो ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं, और जो सिस्टिक लीजन्स हैं वो बिनाइन लीजन्स होते हैं। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि लम्प को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हर लम्प जो है वो डेंजरस नहीं है। बहुत से ऐसे लम्प्स हैं जो स्पेशली यंग गर्ल्स में आते हैं जो कि बिनाइन होते हैं, लेकिन अब वही बात है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस लोगों में कुछ ना कुछ आ गई है, तो उसकी वजह से लोग हर लम्प को लेके परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप डॉक्टर को एग्जामिन ना कराएं,
प्लीज़ अपने लम्प को लेके परेशान ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर नुसरत, एक ये चीज़ भी मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, किस एज पे और मैमो किस एज पे कराना चाहिए। जी बिल्कुल। थोड़ा हाँ, जैसे मैंने अभी better बताया कि मैमो जो है वो 40 साल और उससे ऊपर की खवातीन में ईयरली होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। और 54 तक जो है वो हम रिकमेंडेशन जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की रिकमेंडेशन हम यूजली यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है वो 40 से लेके 54 तक की एज ईयरली मैमोग्राम है, और 55 से ऑनवर्ड्स जो है वो आप हर 2 साल के बाद मैमोग्राम कराएं। ये काफ़ी ख़वातीन मुझसे पूछती भी हैं कि हम किस एज पर जो है वो मैमोग्राम करवाएं, और अक्सर का ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको थोड़ा सा अर्ली करवाना पड़ता है। जैसे अगर आपकी वालदा में 60 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको कम से कम उससे 10 साल पहले अपने लिए विजिलेंट होके ये देखना है कि आप अपनी मैमोग्राफी शुरू करवा दें। बल्कि उससे 40 साल के बाद तो वैसे ही रिकमेंडेड है, लेकिन अगर रिलेटिव हैं तो उसमें 10 साल पहले आप अपने आप को चेकअप्स करवाने शुरू करवा दें। अच्छा, मैमोग्राफी का जो फ़ायदा है वो 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन में कम है, बिकॉज आपको जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो बहुत डेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत से जो लम्स हैं वो छुप जाते हैं। तो 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन में हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड पर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम डायग्नोसिस करके आगे बायोप्सी की तरफ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर आप 40 साल से कम है देन अल्ट्रासाउंड एंड देन यू गो फॉर अ मैमोग्राम, राइट? तो मैमोग्राम में जैसे आपने बताया कि थोड़े बहुत नुकसान तो है, सो अगर आप वो हमारी ऑडियंस के लिए ले आउट कर दें ताकि वो भी अपना दिमाग अभी से बना ले, इफ दे आर वन ऑफ द पीपल हु विल गेट इट इन द फ्यूचर, कि क्या क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, तो मैमोग्राम का जो प्रोसीजर है उससे, जैसे मैंने पहले भी बात की कि लोग घबराते हैं, बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन भी घबराती हैं कि मैमोग्राम में शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन वो जो कंप्रेशन दिया जाता है वो हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स के लिए होता है, और वो बहुत काबिल बर्दाश्त होता है। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जिन ख़वातीन ने मैमोग्राम कराया है वो दूसरों को ये बता सकती हैं कि ये बिल्कुल ज़्यादा पेनफुल नहीं है। उसके अलावा और कोई इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नोज़िया, वॉमिटिंग, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती है। और जो जनरल रेडिएशन एक्सपोजर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हम हर रोज़ एक्सपोज्ड हैं, और उसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हमें मैमोग्राम कितना ज़रूरी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने बायोप्सी की भी बात की, तो आप थोड़ा सा बायोप्सी के बारे में भी इफ यू वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन। जी, बायोप्सी जो है वो एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम नीडल डाल के जो ब्रेस्ट का लम्प हमें मिलता है उसमें हम नीडल को बायोप्सीज करते हैं, नीडल डाल के थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं, और वो जो है टेस्ट के लिए जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में, और उससे हमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं ये पता चलता है, और कौन सी टाइप ऑफ कैंसर है ये भी पता चलता है। ओके, तो ये सब सारे स्क्रीनिंग मेथड्स हम कह सकते हैं कि इसके बाद हमें पता चलता है कि कितना क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। बट द मोमेंट आप किसी को जब इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ यू हैव द कैंसर, तो जो बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती होगी फैमिली को भी और पेशेंट को भी, तो उस हवाले से यू कैन। जी, काउंसलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर जब उसकी आप न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो ये फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, पेशेंट के लिए भी सेटबैक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को बहुत ही एक पुरसकून माहौल में बिठा के और उसको ये चीज़ बताई जाए, और जो एक ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के एथिक्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप उनको तसल्ली से और उनको आप कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये खबर उनको दें, और उनको साथ में ये भी तसल्ली दें कि ये काबिल इलाज है और इसकी जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद है। ठीक है। काउंसलिंग के सेशन मोस्टली हम लोगों के साथ होते हैं, तो उसमें यही होता है हम लोग के फैमिली और इनको एश्योर करना होता है कि ठीक है ये डिजीज़ तो है, अगर इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है एट ऑल दिस स्टेजेस। दूसरा ये कि अर्ली जितना डिटेक्ट होता है उतना ज़्यादा मरीज़ के लिए फ़ायदा होता है कि ब्रेस्ट को हम लोग बचा सकते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा ये कि इसकी अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर ले ली है तो उसके बाद मरीज़ जो है अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। ये नहीं कि खुदा न खासा कुछ और मसला हो सकता है या मर सकते हैं या मोर्टेलिटी है। अगर अर्ली डायग्नोज अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो ये चीज़ें होती हैं, तो मरीज़ को बताया जा सकता है।
और दूसरा ये मरीज जो फीमेल्स होती हैं वो इसलिए भी ज़्यादा परेशान होती हैं, बीइंग अ फीमेल के कॉस्मेसिस का रीज़न होता है कि ब्रेस्ट निकल जाएगा तो एक आपकी खूबसूरती या कॉस्मेसिस कम हो जाएगी, ख़त्म। तो उसके लिए भी हम लोग काउंसिल करते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग जो है वो ब्रेस्ट के फ्लैप्स लगा सकते हैं या फोम्स के या उसके मल्टीपल सिलिकॉन टाइप के कुछ प्रोसेसेस आते हैं जो आप ब्रा में रख सकते हैं। तो आपको फिजिकली अगर कोई आपको देख रहा है तो वो नहीं वो कर सकता है कि इसकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई या नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अब आ गए, तो उससे पेशेंट जो है थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है मैं ट्रीटमेंट तो करा रही हूँ, मगर ये क्योंकि मरीज के दिल में सबसे ज़्यादा फेयर यही होता है कि ब्यूटी ख़राब हो रही है। दूसरा ये कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन या जो भी चीज़ हो रही है उससे बाल गिर जाते हैं, नाखून ख़राब होते हैं, तो ये वाली चीज़ें मरीज को ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। तो फिर ये सब मरीज को काउंसिल करना होता है कि देखिए ये सब वक्ती ट्रीटमेंट्स हैं, कि जैसे रेडिएशन कीमोथेरेपी सब खत्म होगी तो सारी चीज़ें वाकई नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले थी। तो ये सब अश्योर करना होता है, तो मरीज काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं और अटेंडेंट भी रिलैक्स हो जाते हैं। और वैसे भी जितना आप पॉजिटिव रहते हैं अपनी ट्रीटमेंट में, आई थिंक इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर ट्रीटमेंट प्लान। तो थैंक यू फॉर दैट। डॉक्टर नाज़िया, आपके लिए एक सवाल है कि ट्रीटमेंट प्लान्स कैंसर के कितने तरीके के होते हैं? सर्जिकल कब जाना चाहिए, मेडिसिन पे कब तक रहना चाहिए? अभी जैसे हम लोगों ने बात की बायोप्सी से एक बार कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं देखने के लिए कि जो डिजीज़ है वो सिर्फ ब्रेस्ट में ही लोकलाइज है या कहीं और जिसम में स्प्रेड तो नहीं है, लाइक के फेफड़ों में, जिगर में, हड्डियों में, बोन्स में या कहीं स्प्रेड तो नहीं हुई है। उन टेस्ट से अगर पता चल जाता है स्प्रेड नहीं हुई है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। उसमें भी हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट का लंप जो है वो अगर इतना छोटा है कि सर्जरी पॉसिबल है तो हम पहले अपफ्रंट सर्जरी करते हैं, उसके बाद कीमो या रेडिएशन पे जाते हैं। अगर लगता है कि ब्रेस्ट का लंप इतना बड़ा है कि सर्जरी अभी पॉसिबल नहीं है तो भी पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, ब्रेस्ट का साइज वो लंप का साइज छोटा किया जाता है, फिर हम सर्जरी करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं है और ब्रेस्ट के लंप का साइज कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि सर्जरी पहले की जाए, कीमोथेरेपी पहले की जाए या रेडिएशन पहले की जाए, या एक और ऑप्शन होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट जो कि टैबलेट्स होती हैं जो आपको 5 साल या 10 साल के लिए खानी होती है। वो डिपेंड करता है कि रिसेप्टर पॉजिटिव आए या नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ही आपको अगर हैं और आपकी बीमारी ऐसी कि चारों लेने पड़ते हैं तो आपको जब तक ये चारों ट्रीटमेंट नहीं होंगी तो इलाज आपका कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस सर्जरी हो गई अब हम लोग सही हो गए, ऐसी चीज़ नहीं है। बीमारी वापस आ सकती है अगर आपने सिर्फ सर्जरी कराई है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या हार्मोनल थेरेपी छोड़ दी है। तो इसलिए कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए कि बीमारी वापस ना आए या दूसरे ब्रेस्ट में दोबारा ना हो तो आपको ये सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी होगी। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला भी है, बहुत सी खवातीन और मर्द भी फॉर दैट मैटर एक पॉइंट के बाद ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं थिंकिंग कि ये वापस नहीं आएगा, बट सिंस दैट्स नॉट द केस, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेथड्स। क्या प्रिवेंशंस हैं जो हम ले सकते हैं? जैसे अभी हमने साइन एंड सिम्टम्स में और रिस्क फैक्टर्स में डिस्कस किया था, प्रिवेंटिव मेजर्स में सेम यही है कि अपना वेट कंट्रोल करें, जो आपका आइडियल बॉडी वेट है वो उसके करीब ही आप अपना वो रखें, डेली एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, और दूसरा ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने उसमें लीजिए, फास्ट फूड कम कर दीजिए क्योंकि फास्ट फूड से भी वेट गेन होता है और ये सब चीज़ें हैं। स्मोकिंग कम करनी हो, एक रिस्क फैक्टर है, अगर आप वो करें तो प्रिवेंट हो सकता है। अल्कोहल ये है कि उसको कंजम्पशन कम कर दें आप। और सेकंड ये कि सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली खुद करते रहिए आफ्टर द एज ऑफ 30 या 40। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जिस एज में फैमिली मेम्बर को डायग्नोज हुआ है उससे 10 साल पहले आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। ईयरली किसी एक स्पेशलिस्ट को, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट को आपको जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद जैसे डॉक्टर नुसरत ने बताया कि मेमो कब से स्टार्ट करना और ईयरली कब तक करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो सकता है। अगर हो भी गया तो ये है कि सर्जरी में ब्रेस्ट सेव हो सकता है। मेन एम यही है कि ब्रेस्ट सेव कर सकें। अच्छा, ब्रेस्ट सेविंग के हवाले से ही और जो डायग्नोसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर नाज़िया ने बताया कि हमें ये देखना होता है कि कितना बड़ा है लंप साइज, और उसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये कि हम लोग जो एक्जिला उन्होंने बताया कि उसमें भी लिम्फ नोड्स हो जाते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड के लिए जब हम बायोप्सी के लिए पेशेंट्स को बुलाते हैं तो हमें उसमें एक्जिला में लिम्फ नोड्स भी नज़र आते हैं, और लंप के साथ अगर जो भी एक्जिला के लिम्फ नोड्स बड़े हुए हों तो उनकी भी अलग से बायोप्सी की जाती है। और वो भी एक एडिशनल स्टेप है जो हमें ऐड बता सकता है कि
आइदर जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी उससे अफेक्ट हो चुके हुए हैं या नहीं। तो ये भी हेल्प करता है डायग्नोस्टिक्स में कि किस हद तक कैंसर फैल चुका हुआ है। तो हमारे पास आई थिंक थोड़ी सी मिथ्स हैं जो कैंसर वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन है और पेशेंट्स काफ़ी डरते हैं इनकी वजह से ट्रीटमेंट प्लान के लिए आगे जाने के लिए। और काफ़ी हमने एक स्टडी भी की है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे मिथ्स मिले हैं जो हमने अपनी ऑडियंस से पूछे हैं। सो इफ़ यू कैन जस्ट इन वन लाइन टेल कि क्या ये सच है कि नहीं। तो हमें अक्सर पेशेंट्स ने पूछा है कि कुछ फैक्ट्स हैं उनके पास या उनके लिए कुछ मिथ्स हैं जो वो बिलीव करते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर की ट्रीटमेंट को फॉरवर्ड नहीं लेके जाते। तो अगर आप दोनों इन वन लाइन और दी अदर बता दें कि इफ देयर ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले लगता है लोगों को कि फैमिली हिस्ट्री अगर नहीं है तो उन्हें कैंसर के चांसेस कम या है ही नहीं। तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो जो लोग सोचते हैं कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट ट्रू। ये फिर भी हो सकता है। जैसे हमने पहले बताया कि 1 in 8 फीमेल जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर डायग्नोज हो सकता है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता है। बीइंग अ फीमेल ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर एज ऑफ 40 तो इंसिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि कैंसर जो है वो सिर्फ मदर की साइड से पास हो सकता है, फादर की साइड से नहीं आ सकता। तो ये भी क्या सच है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने बात की कि जेनेटिक्स जो हमने बात की थी बर्का जीन्स, उसमें होता है कि एक जीन फादर की तरफ से आता है, एक मदर की तरफ से आता है। तो फादर भी के पास भी जरूरी नहीं है कि फादर को ब्रेस्ट कैंसर हो, मगर वो जीन अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उसमें म्यूटेशन हुई है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है, पैटर्नल मैटर्नल दोनों साइड से जीन्स आ सकते हैं। अच्छा, एक और आई थिंक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लंप इज द ओनली वे यू कैन डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा आपको साइंस नहीं विजिबल होते हैं। नहीं, साइंस जैसे अभी शुरू में भी डॉक्टर नाज़िया ने बताया कि और भी बहुत से साइंस हैं जिसमें निपल इन्वर्जन है, ऑरेंज पील की तरह का स्किन का हो जाना या स्किन का डिस्कलरेशन या प्रोमिनेंट वेन्स जो नज़र आती हैं। तो लंप के अलावा ये सब साइंस या फिर एसिमेट्री, एक ब्रेस्ट बहुत बड़ा हो रहा है दूसरा छोटा है, तो ये सारे साइंस जो हैं ये इस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको शायद कैंसर शुरू हो रहा है या हो चुका है। कि ज़रूरी नहीं है कि हमें मेमोग्राफी में लंप ही मिले। जो माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं जिनको कि हम आम ले पर्सन के लिए बता सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे नुक्ते होते हैं कैल्सिफिकेशंस के, वो भी इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें निपल इन्वर्जन वगैरह वो भी हमें मैमो पर भी नज़र आती हैं, स्किन थिकनिंग नज़र आती है। या उसके अलावा सिर्फ एक लंप की जगह जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट की स्किन खिंच जाती है, ऐसे ही अंदर के टिश्यूज़ भी जो हैं वो खिंचे हुए नज़र आते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा सा लंप नज़र आए, वो बिल्कुल एक सिर्फ गुच्छा सा नज़र आ सकता है मैमो में या माइक्रो कैल्सिफिकेशंस की फॉर्म में भी नज़र आ सकता है। ठीक। अच्छा, लोगों को लगता है कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का सिर्फ परमानेंट सोल्यूशन रिमूवल ही होता है, बिकॉज यू नो एज यू आल्सो सेड कि रिलैप्स के थोड़े से चांसेस हैं। तो इज इट ट्रू कि आपको फॉर श्योर अगर परमानेंटली खत्म करना है ब्रेस्ट कैंसर तो आपको रिमूव ही कराना होगा? नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ब्रेस्ट के लंप का साइज छोटा है और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ एक ही जगह पे लंप है, बाकी किसी और जगह पूरे ब्रेस्ट में कोई जैसे डॉक्टर ने तभी बताए थे कैल्सिफिकेशन या ऐसे नुक्ते जो सिर्फ मैमो पे नज़र आते हैं, हाथ लगाने से पल्पेट करने से आपको बिल्कुल फील नहीं होते। अगर ऐसी कोई चीज़ मैमो पे भी नज़र नहीं आ रही हो, सिर्फ लंप है और आपको लगता है कि इस लंप के साथ ये कहीं और स्प्रेड नहीं हो रहा है ब्रेस्ट में ही, तो आप ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और अगर वो आपने सिर्फ लंप निकाला है और उसके चारों तरफ कोई डिजीज नहीं है तो वो सर्जरी और पूरा ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं अगर हिस्टोपैथोलॉजी आपकी सेफ आ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नसरत, आपके लिए काफ़ी कॉमन सवाल हमारे पास आया है कि बायोप्सी जो है उसकी वजह से भी कैंसर जो है वो और स्प्रेड हो सकता है, ऐसा लोगों को लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ा मिथ है। बायोप्सी सिर्फ और सिर्फ एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है और बायोप्सी के बगैर हमें ये कंफर्म ही नहीं हो पाता कि आया ये कैंसर है या कुछ और बीमारी है, और बायोप्सी मस्ट है और इसकी वजह से कैंसर बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से लोग बायोप्सी बहुत अवॉइड करते हैं, तो हमें इस चीज़ को भी क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अब हमने अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस तो कवर कर लिए, बट अगर आप दोनों कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, कोई एक उनको मैसेज या अगर कुछ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताना चाहते हैं या कोई ऐसा किस्सा जो आप लोग के साथ इन दिस देखिए,
मुझे ये ऐड करना है कि इंडस हॉस्पिटल में तकरीबन पिछले 8-9 साल से ब्रेस्ट के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और अभी कुछ अरसे से हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन भी है सर्जरी के साथ। सर्जरी ऑब्वियसली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मेजॉरिटी सर्जिकल डिपार्टमेंट से आते हैं, उसके अलावा हमारे पास फैमिली मेडिसिन से आते हैं और गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और कुछ अरसे से अभी हमने ये स्टार्ट किया है कि कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रेस्ट क्लिनिक को लेकर आगे चलें, और उसके लिए जो एक एफर्ट ये है कि जिस दिन पेशेंट आती है मैमोग्राम के लिए, हम सेम डे उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसको उसी दिन काउंसलिंग के बाद कोशिश ये करते हैं कि उसकी बायोप्सी भी चली जाए। इस सारे प्रोसीजर से क्या होता है कि पेशेंट का जो टाइम है वो बहुत सेव हो जाता है, डायग्नोस्टिक्स अर्ली होते हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ही जो है वो अर्ली इलाज की ज़मानत है। तो अगर हम ये टाइम सेव कर लें और पेशेंट को हम बार बार बुलाने के बजाय, क्योंकि इंडस में जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही आप कह लें कि पुअर पेशेंट्स होते हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा नहीं होता कि हम उनको बार बार बुलाएं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पास किराए के पैसे भी नहीं होते हैं, और ऑब्वियसली हमें पता है कि इंडस में इलाज फ्री है, लेकिन फ्री के साथ साथ इस फैसिलिटी को हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरह से लेके चलें कि जब सेम डे पेशेंट आए तो उसकी सारी मेमो से अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी तक की सारे प्रोसीजर्स सेम डे पर हो जाएं, ताकि वो एक तसल्ली से जा सके कि मेरा कंप्लीट मुआयना हो गया है और कंप्लीट टेस्ट हो गए हैं, और अब जब मेरी रिपोर्ट आएगी तो मेरा इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो उसी से ही हम इलाज शुरू कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नाज़िया, if you want to add something to it? जैसे कि अभी डॉक्टर नुज़रत ने एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, हम लोग भी ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर किसी भी किस्म का हो, ऐसे मरीजों को जल्दी फैसिलिटेट करते हैं कि जितनी जल्दी आप उनकी सारी इमेजिंग और बायोप्सी सब कर सकें ताकि ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो सके। और क्योंकि इंडस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये मरीजों के लिए बहुत बेहतर रहता है। सिर्फ उनको ये होता है कि यहाँ आने का किराया और बाकी चीज़ें नहीं होती है, उसके अलावा उनके ऊपर कोई बर्डन फाइनेंशियल नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से इंडस जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है इस सब चीज़ों के लिए। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर पेशेंट जो अभी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको लगता है कि उनको कोई ऐसी चेंजेस ब्रेस्ट में कुछ है, तो वो आएँ, अपना इलाज कराएं और मुआयना कराएं, इमेजिंग कराएं, ताकि वो पता चल सके कि वो ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो आज की इस सेशन का मतलब ही यही है कि हम खुद जल्दी अपने आप को एग्जामिन करा सकें, और अगर लगता है कोई फाइंडिंग है तो जल्दी इलाज कर सकें ताकि ब्रेस्ट सेव कर सके बानिस्बत जिसके कि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़े। तो ये है टेक होम मैसेज, अगर कोई सुन रहा है तो अगर उसको लगता है तो जल्दी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि सेहतमंद खातून और सेहतमंद घराना बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर एक खातून सेहतमंद होंगी, और एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जो घर के मर्द हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो अपनी मदर्स को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस चीज़ के लिए अवेयरनेस के साथ साथ उनको फैसिलिटेट करें कि उनको अस्पताल लेकर जाएं अगर उनको ऐसी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो स्टेज 4 तक जा चुके हुए होते हैं और वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो कैंसर फटकर यूजुअली बाहर आ रहा होता है। तो ये एक अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से मेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपनी फैमिली में इस चीज़ के लिए फीमेल्स को बहुत फैसिलिटेट करें। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट जैसे फीमेल्स का है कि वो होता है कि नहीं हम लोग मेल डॉक्टर्स को नहीं दिखाएंगे, मेल स्टाफ को नहीं। तो अब यहाँ पे ये है कि जैसे इंडस है, बाकी हॉस्पिटल्स में भी हो गया है कि फीमेल्स डॉक्टर्स हैं, अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम भी फीमेल्स कर रही होती है, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट हैं, बायोप्सी भी फीमेल्स कर रहे होते हैं, इवन ऑपरेशन भी अगर होता है तो वहाँ पे टेक्नीशियन और बाकी लोग भी फीमेल्स होते हैं। तब एक वो हेजिटेशन भी ख़त्म हो गई कि हम इलाज इसलिए नहीं करा रहे कि हमें मेल्स डॉक्टर्स को या मेल्स को दिखाना पड़ेगा, वो चीज़ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें हमें आगे कम्युनिकेट करनी होगी कि घबराएं नहीं कि हमें हो गया है तो हम किसको बताएं और कैसे दिखाएं। तो ये चीज़ अब मेरे ख्याल से ख़त्म होती जा रही है और हमें इलाज जल्दी कराना चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम के लिए। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी यकीनन इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी। प्लीज़ स्प्रेड इट अराउंड, क्योंकि एज बोथ ऑफ द डॉक्टर्स सेड कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशन इज ऑब्वियसली बेटर देन द ट्रीटमेंट। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप लोग भी अगर आपके पास कोई भी सवालात या कोई भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।